हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा। चलिए हम लोग जैसे कि देख रहे थे इकोलॉजी के टॉपिक में लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था। तो हम लोगों ने ये जो हमारा टॉप में रनिंग टॉपिक जो था हमारा इकोलॉजी में अ, हम लोगों ने पहले तो पिरामिड को कंप्लीट किया था। एंड पिरामिड करने के बाद में हम लोगों ने ग्रोथ मॉडल को कंप्लीट किया था। और आपको मैंने कल भी बताया था कि ग्रोथ मॉडल हमारे उसके रिप्रेजेंटेशन के टू टाइप थे। एक था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और दूसरा है लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो एक लॉजिस्टिक ग्रोथ हमारा पार्ट जो है वह बचा हुआ था। तो आज हम लोग उसको करने वाले हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में। ठीक है, तो अभी हम लोग हेडिंग क्या देने वाले हैं, तो वह है लॉजिस्टिक ग्रोथ। ओके, देखिए लॉजिस्टिक ग्रोथ की अगर बात करते हैं बेटा, तो कल हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखा था। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में हमारा डेफिनेशन क्या कह रहा था कि जब रिसोर्सेज यानी ग्रोथ करने के लिए जो रिसोर्सेज की जरूरत होती है, दैट मीन्स की स्पेस एंड फूड, जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो तो किसी भी स्पेसीज का जो ग्रोथ होता है वह अनकंट्रोल यानी कि कंटिन्यू अपने हाईएस्ट पिक तक जाता है। और वो तब तक जाएगा यानी बियॉन्ड द लिमिटेशन, जो उसका लिमिटेशन है, जब तक उस लिमिटेशन को टच नहीं कर लेता है उस लिमिटेशन तक वो ग्रोथ करता रहेगा। कब? जब नेचुरल रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो। लेकिन लॉजिस्टिक ग्रोथ हमारा कहता है कि जब नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो जो स्पेसीज का ग्रोथ है वह एक लिमिटेड सरकमस्टांसेज में होता है और उसी को हम लोग कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। जनरली जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में वह लिमिटेड ही होते हैं। इस अर्थ का जो स्पेस है वह लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? लिमिटेड है। अर्थ का सरफेस एरिया बढ़ सकता है क्या? नहीं बढ़ सकता है। फूड का जो रिसोर्सेज है वो क्या है? अनलिमिटेड है या लिमिटेड है? तो लिमिटेड है। तो कहता है कि नेचुरल कंडीशन में जनरली जो भी ग्रोथ होती हैं, प्रैक्टिकली कहिए या नेचुरली कहिए, तो नेचुरली एंड प्रैक्टिकली जो ग्रोथ का मॉडल है वह लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है वह ज्यादा रियलिस्टिक होता है। तो नेचुरल ग्रोथ इज मोर रियलिस्टिक, यही जो ग्रोथ है वह रियलिस्टिक ग्रोथ होता है। ओके, तो चलिए हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं कि आखिर ये रियलिस्टिक ग्रोथ, ये नेचुरल ग्रोथ इज रियलिस्टिक ग्रोथ। तो इसको हम लोग कंप्लीट करके आगे की ओर चलते हैं। ओके, तो चलिए पहले लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो जो लॉजिस्टिक ग्रोथ की हम लोग बात कर रहे हैं इसमें लिखते हैं इट डिस्क्राइब ए सिचुएशन इन विच it describes a situation in which resources present in the environment are present in the environment are limiting in nature, limiting resources are limiting, बस फुल स्टॉप देंगे तब इधर लिखेंगे in nature a given habitat has enough resources to support a maximum possible number beyond which no further growth is possible।
this natural limit for data species, this natural limit for data species in that habitat is called carrying capacity। जो अभी हमने बताया आपको कैरिंग कैपेसिटी। ओके, कैरिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग के से। तो thus nature does not provide unlimited resources availability, to permit exponential growth, growth to population of any species, This lead to competition between individual for limited resources okay। The sum of environmental factor, नेक्स्ट पॉइंट है, फुल स्टॉप हुआ हमारा ये। The sum of environmental factor that limit the population size, is called environmental resistance। Environmental resistance rises with rise in population size, rise in population size, ओके। और इसको कैसे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय k माइनस n ऑब्लिक k। इसको इस पॉइंट के लिए इस तरह से हम लोग डिनोट कर देते हैं। क्या कल भी हम लोग देखे थे, k माइनस n ऑब्लिक k, ओके। तो k माइनस n ऑब्लिक k
इस तरह से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ following are important aspects of logistic growth. Following are important aspects of logistic growth. तो लॉजिस्टिक ग्रोथ के ये बहुत सारे फॉलोइंग एस्पेक्ट्स हैं, तो उसको वन बाय वन पॉइंट वाइज करके हम लोग वो नोट डाउन करेंगे कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स इसके हैं। जैसे कल हम लोग एक्सपोनेंशियल में देखे थे 0.1, 0.2, 0.34 इस तरह से एस्पेक्ट करके, इसी तरह इसमें भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स के हम लोग देखेंगे। ओके, तो चलिए ओके, अब आइए पॉइंट वाइज। तो एस्पेक्ट्स के लिए पॉइंट 1 कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं? तो ए पॉपुलेशन ग्रोथ इन ए हैबिटेट, population growth in a habitat with limited resources, so with limited resources, so initially a lag phase, लैग फेज, लॉग फेज, आपको ये सारा चीज बता चुके हैं। इनिशियली ए लैग फेज यानी ग्रोथ का कर्व शुरू में स्लो डाउन होता है, लैग फेज, फॉलोड बाय फेजेज ऑफ acceleration, then deceleration मतलब स्लो डाउन, नीचे की ओर होना, एंड फाइनली सिम्पटोट, फाइनली सिम्पटोट कहने का मतलब शुरू में ग्रोथ तेजी से एकदम, जो इस तरह से ग्राफ हम लोग देखे थे कल भी, तो लैग फेज, लॉग फेज और स्टेशनरी फेज। तो लैग फेज शुरू में यानी कि जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं तब बहुत तेजी से ग्रोथ होते हैं, या जब तक रिसोर्सेज अवेलेबल है तो ग्रोथ तेजी से बढ़ता है। देन आफ्टर, उसके बाद में क्या होगा, धीरे धीरे स्लो डाउन। अब आइए, तो यहां पर फाइनली सिम्पटोट, सेकेंड पॉइंट, such a population growth is represented by such a population growth is represented by a sigmoid curve, सिग्मॉइड कर्व। तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिग्मॉइड कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, थर्ड पॉइंट कहता है हमारा इसी में,
This type of population growth is called, और इस टाइप के पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ for logistic growth and it described by the equation dn by dt इक्वल टू, इधर इक्वेशन लिखता हूं मैं, उधर कटेगा, dn by dt इक्वल टू rn ब्रैकेट k माइनस n ऑब्लिक k। ये इस चीज से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे कहता है n पॉपुलेशन डेंसिटी, n मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, r इंट्रिंसिक rate of natural increase, k for carrying capacity, the resources for growth for most animal population are most animal populations are finite and become limiting sooner or later. The logistic growth model is later. The logistic growth model is more realistic, तो आपको हम शुरू में ही बताया था समझाने के टाइम पे कि लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल जो है वो मोर रियलिस्टिक है, क्योंकि नेचुरल कंडीशन में जो रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड नहीं हो सकते। अगर ब्रॉड लेवल पे देखें, आप एक अपने घर को देख लो, आपके घर का स्पेस लिमिटेड है, उसी तरह आपके सिटी का स्पेस लिमिटेड है, या फिर इस अर्थ का स्पेस लिमिटेड है। तो स्पेस यानी रिसोर्सेज जो भी है, और रिसोर्सेज में मेन चीज जो है वो स्पेस एंड फूड है, वो लिमिटेड ही होते हैं, इसीलिए लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है वो मोर रियलिस्टिक होता है। ठीक है, तो यहां तक की हम लोग बातों को देख लिए थे। अब चलिए इसके बाद में हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट जो है बेटा, वह है नेक्स्ट हेडिंग, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक ही है। ये टॉपिक हमारा ग्रोथ मॉडल कंप्लीट हुआ, उसके बाद है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। तो हेडिंग देंगे हम लोग
पॉपुलेशन इंटरेक्शन। ठीक है, देखिए पॉपुलेशन इंटरेक्शन को सबसे पहले इस तरह से समझो कि इस अर्थ पे या कहीं पर भी इस अर्थ पे या किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में या एनवायरनमेंट में ऐसा एक भी जगह या कोई भी एक ऐसा स्पेस नहीं है जहां पर एक सिंगल किसी एक स्पेसीज का हैबिटेट हो। कहीं पर भी अगर आप अपने ही आपको देख लो, आप इस घर में अकेले नहीं हो, किसी भी आप अपने रूम में आप इवन अकेले नहीं हो, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ना कोई पैथोजन है वहां पर। तो जो पैथोजन आपके रूम में है, आपके बेड पे है, कहीं पर भी, वो भी क्या हुआ, उसका हैबिटेट हो गया। तो कहते हैं कि रियली अगर देखा जाए तो इस अर्थ पे ऐसा कोई स्पेस नहीं है जो कंप्लीटली किसी एक स्पेसीज का हैबिटेट हो। नो एनी हैबिटेट। तो इनहैबिटेट किसी भी एक स्पेसीज का नहीं हो सकता है, वहां पर कोई ना कोई होगा। ठीक है, उसी तरह दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो तो क्या कहते हैं, नो एनी inhabited for single species। no any inhabited for single species, किसी भी एक स्पीसीज के लिए ऐसा कोई हैबिटेट नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे प्लांट को आप जानते हो, तो प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, अपना खाना खुद बना लेता है, ऑटोट्रॉफिक है प्लांट, सही बात है। लेकिन क्या प्लांट अकेले रह सकता है? नहीं। क्यों? तो इस प्लांट को क्या चाहिए, कोई ना कोई माइक्रोब्स चाहिए, जो यानी N2 फिक्सेशन के लिए, या फिर ऐसे कोई भी माइक्रोब जो सॉइल में फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं, तो उसके लिए तो माइक्रोब्स है। तो जो माइक्रोब्स जिस सॉइल में प्लांट है, उसी सॉइल में अगर माइक्रोब्स हैं, तो दोनों का इनहैबिटेट तो हो गया ना। तो कम से कम दो चीज तो है वहां साथ में। तो ऐसा कोई नहीं है कि कोई भी एक स्पेसीज, चाहे वो प्लांट ही क्यों ना हो, वो अकेला कहीं पे कोई एक सिंगल स्पेसीज नहीं रह सकता है। तो कोई ना कोई वहां पर है उसके साथ में। अब इसी इंटरेक्शन को, यानी कि जब कहीं पर कोई एक स्पेसीज नहीं रह सकता है, यानी उसके साथ कोई और भी स्पेसीज है, तो उन दोनों स्पेसीज का आपस में एक दूसरे से क्या रोल प्ले हो रहा है, यानी एक दूसरे को कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसी को कहते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन। उसी को क्या कहेंगे हम लोग, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, यानी एक स्पेसीज दूसरे स्पेसीज को कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। चलिए, पॉपुलेशन इंटरेक्शन में हम लोग कुछ टाइप के पॉपुलेशन इंटरेक्शन को देखेंगे। जैसे हम लोग देखेंगे म्यूचुअलिज्म को, ओके, म्यूचुअलिज्म, प्रोटोकॉपरेशन, म्यूचुअलिज्म को देखेंगे, प्रोटोकॉपरेशन, कॉमेंसलिज्म, कंपटीशन, कॉमेंसलिज्म, कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, और एमेंसलिज्म। यानी एक स्पेसीज दूसरे स्पेसीज को कैसे इंटरेक्ट करता है, इसी के बेसिस पे ये सारी चीज को देखेंगे। म्यूचुअलिज्म और प्रोटोकॉपरेशन लगभग एक जैसा, यानी दोनों में दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है। लेकिन फिर भी म्यूचुअलिज्म और प्रोटोकॉपरेशन में डिफरेंस क्या है, दोनों में दोनों स्पेसीज बेनिफिटेड होते हैं। तो इसी चीज को बारी बारी वन बाय वन करके हम लोग चलेंगे। चलिए पहले हम लोग इसको करते हैं। पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या चीज है? पॉपुलेशन
इंटरेक्शन का हम लोग थोड़ा सा उसका डेफिनेशन उसके बारे में देखेंगे। तो कहते हैं देयर इज नो नोन नेचुरल इनहैबिटेड, देयर इज नो नोन natural inhabitant on earth that is inhabited just by a single species, just by a single species. Such a situation is even inconceivable. Inconceivable. Okay. तो देखिए, तो कहते हैं कि प्लांट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, प्लांट कैन नॉट सर्वाइव एलोन। क्यों भाई? तो ये इट डिपेंड्स अपॉन डिकम्पोजिशन एक्टिविटी, इट डिपेंड्स अपॉन डिकम्पोजिशन एक्टिविटी। डिकम्पोजिशन की एक्टिविटी के लिए इसको ये डिपेंड करता है। तो डिकम्पोजिशन करने के लिए इसे माइक्रोब्स पे डिपेंड करना पड़ेगा, और माइक्रोब्स डिकम्पोजिशन जिस एरिया में करता है तो वो उसका हैबिटेट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि प्लांट्स के साथ डिकम्पोजिशन करने वाले ऑर्गेनिज्म आ गए। ओके, चलिए, डिकम्पोजिशन एक्टिविटी of soil microbes. Soil microbes to fulfill their inorganic nutrients requirement. Plant also depends on animal agent for their pollination. ओके, अब कहते हैं कि जो इंटरेक्शन होता है प्लांट का, the interaction
between two or more different species, the interaction between two or more different species are called interspecific इंटरेक्शन। अब देखो, दो या दो से अधिक डिफरेंट टाइप के स्पीशीज एक दूसरे को किसी वजह से इंटरेक्ट करते हैं, यानी दोनों के बीच में कोई रिलेशन आता है, उसको कहते हैं इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। और ये इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। These interaction may be पॉजिटिव या इसी को बेनिफिशियल बोलते हैं, पॉजिटिव और बेनिफिशियल और निगेटिव, पॉजिटिव और बेनिफिशियल एंड निगेटिव और हार्मफुल। तो या तो जो इंटरेक्शन है दोनों का, उसमें से दोनों को फायदा हो, किसी एक को फायदा हो, या एक को फायदा हो तो दूसरे को नुकसान हो, या दोनों को नुकसान हो, तो इस तरह का कोई भी रिलेशन बनते हैं। और इसी के बेसिस पर, ये बेनिफिशियल और हार्मफुल के बेसिस पर, ये जो है इस तरह से हम लोगों को देखना है। ठीक है, यहां तक पहले नोट डाउन अगर हो गया है तो उसके आगे की बातों को इस तरह से करते हैं। तो फायदा, नुकसान, बेनिफिशियल, ये सब निगेटिव पॉजिटिव के बेसिस पर इसी तरह से देखते हैं हम लोग। तो क्या है, जैसे आप कर दो एक तरफ सीरियल नंबर, स्पेसीज ए, स्पेसीज बी और पॉपुलेशन इंटरेक्शन। ओके, अब देखिए पॉपुलेशन इंटरेक्शन की जब हम लोग बात करेंगे तो वन बाय वन, जैसे सबसे पहले क्या हम लोग देख रहे हैं, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में दोनों बेनिफिटेड होते हैं। सीरियल नंबर 1 तो स्पेसीज ए भी फायदा होगा और स्पेसीज बी को भी फायदा होगा, तो इसीलिए दोनों को प्लस प्लस दिया है। फिर उसके बाद में सेकंड में प्रोटोकॉपरेशन। प्रोटोकॉपरेशन में भी दोनों को फायदा होगा। ठीक है, प्रोटोकॉपरेशन में दोनों को प्लस प्लस जाएगा। प्रोटोकॉपरेशन के बाद में है कॉमेंसलिज्म, थर्ड में कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म में एक को फायदा, दूसरे को ना फायदा ना नुकसान, जीरो का मतलब कुछ नहीं, ना फायदा ना नुकसान। एक को फायदा तो दूसरे को कुछ मतलब नहीं है। ठीक, थर्ड में है कंपटीशन, फोर्थ में कंपटीशन। कंपटीशन में दोनों को नुकसान, निगेटिव। ठीक, अब कंपटीशन के बाद में प्रीडेशन, इसके बाद में प्रीडेशन में एक को फायदा तो दूसरे को नुकसान। फिर पैरासिटिज्म,
पैरासिटिज्म नंबर 6 हो गया। एक को फायदा तो दूसरे को नुकसान। पैरासिटिज्म के बाद अमेंसालिज्म। अमेंसालिज्म में स्पीसीज एक को अगर नुकसान हो, यानी किसी एक स्पीसीज को नुकसान होगा और दूसरे स्पीसीज को कुछ नहीं होगा, ना फायदा ना नुकसान। अब यहां तक की बातें हो गई, साथ ही साथ हमारा यहां पर कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया हमारा। अब इसी कॉमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, प्रोटोकॉपरेशन के बारे में वन बाय वन करके हम लोगों को देखना है। अब देखो, प्लस का मतलब होता है बेनिफिशियल, जो बेनिफिशियल है, यानी स्पीसीज ए को कहीं पर प्लस दिया है और बी को, यानी दोनों स्पीसीज को, दोनों बोथ ऑर्गेनिज्म को क्या होगा, दोनों को बेनिफिशियल होगा। निगेटिव का मतलब हार्म, यानी एक को नुकसान हो रहा है तो दूसरे को फायदा। और जीरो का मतलब न्यूट्रल, यानी नो हार्म और नो बेनिफिशियल, नो हार्म एंड नो बेनिफिशियल, इस तरह से हो गया। तो प्लस, माइनस और जीरो से ये तीनों चीज रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अब चलिए अब आइए हम लोग वन बाय वन करके लिखते हैं। तो फर्स्ट में क्या लिखना है, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म हमारा क्या कहता है कि बोथ ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड, यानी दोनों ऑर्गेनिज्म जो है वो बेनिफिटेड है, दोनों को फायदा होगा। ठीक है, तो इन दिस बोथ organism are benefited, both organisms are benefited, दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होंगे म्यूचुअलिज्म में। जिसका एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, कोई भी एक, बहुत सारे एग्जांपल है इसमें, हम लोग 4 एग्जांपल को लेकर चलेंगे म्यूचुअलिज्म का। तो पहले म्यूचुअलिज्म में, म्यूचुअलिज्म बिटवीन प्लांट्स एंड फंगस। म्यूचुअलिज्म इन प्लांट एंड फंगस। ओके, प्लांट एंड फंगस में हम लोग देखेंगे फर्स्ट में लाइकेंस। लाइकेंस एसोसिएशन ऑफ फंगाई एंड एल्गी। एसोसिएशन ऑफ फंगाई एंड एल्गी। एल्गी में ग्रीन एल्गी या बीजीए। बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, फंगाई क्या काम करता है, तो फंगाई मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करता है। एब्जॉर्ब मिनरल एंड एब्जॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स। जबकि ग्रीन एल्गी क्या करता है, प्रोवाइड प्रिपेयर्ड फूड, एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड वाटर, एब्जॉर्ब मिनरल्स फॉर एल्गी। और ये क्या काम करता है, प्रोवाइड प्रिपेयर्ड फूड टू
फंगाई। फोटोसिंथेसिस ये कर सकता है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, लेकिन इसमें मिनरल्स एब्जॉर्प्शन की क्या है, टेंडेंसी है। तो ये मिनरल को एब्जॉर्ब करके और ये प्रोवाइड करके दे देता है किसको, फंगाई को। ठीक है, और फंगाई क्या करता है, बना बनाया फूड दे देता है किसको, फंगी को। तो दोनों के बीच में दोनों को फायदा हो रहा है, फंगाई को भी फायदा हुआ प्लस और एल्गी को भी फायदा हुआ, तो ये भी प्लस, बोथ आर बेनिफिटेड। ठीक है, लेकिन दोनों लाइकेंस में दोनों सेपरेटली सरवाइव नहीं कर सकते, यानी लाइकेंस में से उस फंगाई और एल्गी को हटा दिया जाए तो इंडिपेंडेंट सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो एक ये रिलेशन को समझ गए, कैन नॉट सर्वाइव कैन नॉट सर्वाइव इंडिपेंडेंट। अब ये लाइन यहां पर लिखने का मतलब क्या है, इसका मतलब है प्रोटोकॉपरेशन में बताएंगे। ठीक है, अभी यहां पर चलिए, तो एक लाइकेंस हो गया, दूसरा माइकोरिजा। माइकोरिजा में एसोसिएशन, माइकोरिजा क्या है, एसोसिएशन ऑफ फंगाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट, रूट ऑफ हायर प्लांट। अब यहां पर देखो फंगाई क्या करता है, फिर से वही चीज, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स टू प्रोवाइड रूट, और प्लांट क्या करेगा, प्रिपेयर्ड कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड टू फंगी। तो इसमें फंगी भी बेनिफिटेड हुआ और प्लांट भी बेनिफिटेड हुआ, यानी दोनों प्लस प्लस हो गए। ठीक है, तो दोनों को प्लस प्लस यानी दोनों बेनिफिटेड हो रहे हैं, कोई एक नहीं, यहां पर ये दोनों बेनिफिटेड हैं, ये रूट ऑफ यानी प्लांट भी और फंगाई भी। ठीक है, इसलिए ये दोनों क्या है, तो यहां पर ये भी प्लस और ये भी प्लस। उसी तरह यहां पर कलर चेंज कर देता हूं, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस। तो इस तरह का दो रिलेशन देख लिया हम लोगों ने म्यूचुअलिज्म में, प्लांट और इसके साथ में। अब देखेंगे हम लोग म्यूचुअलिज्म इन प्लांट्स एंड एनिमल का। तो अब देखेंगे म्यूचुअलिज्म इन प्लांट्स एंड एनिमल। म्यूचुअलिज्म इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए, प्लांट एंड एनिमल के म्यूचुअलिज्म में प्लांट अकेले सरवाइव तो कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसे पॉलिनेशन के लिए किस पे डिपेंड करता है, वो एनिमल्स पे डिपेंड करता है। और एनिमल्स को क्या फायदा होते हैं, तो उसे जो नेक्टर होते हैं, यानी उसमें कार्बोहाइड्रेट या जो उस नेक्टर में जूस होते हैं, जो उसमें मिनरल्स भरे होते हैं, उसको वो यूज करता है अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो दोनों को फायदा होते हैं, तो इसीलिए कहता है तो उन दोनों के बीच में इस तरह से होते हैं। और इसी एनिमल के मदद से एक टर्म आता है को इवोल्यूशन, यानी एनिमल जो है दो अलग अलग स्पीसीज के प्लांट के फ्लावर को एक दूसरे से ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से समटाइम्स क्या होता है, कुछ नए टाइप के प्लांट एवॉल्व हो जाते हैं। तो उसी को कहते हैं को इवोल्यूशन। को मतलब कॉपरेशन विद एनिमल के वजह से जो है इवोल्यूशन हुआ, उसको कहते हैं को एवोल्यूशन। ओके, तो को इवोल्यूशन इसी का पार्ट है। तो चलिए देखते हैं, प्लांट नीड हेल्प फॉर plant need help of animal for pollination। ठीक है,
अब को इवोल्यूशन एक टर्म प्लांट एनिमल इंटरेक्शन कहता है प्लांट एनिमल इंटरेक्शन often involve co-evolution of the mutualistic co-evolution of mutualistic. अब co-evolution is an evolutionary mechanism where the change of a biological object is triggered by the change of the related object the evolution of flower and its pollinator species are tightly linked with one another, एक दूसरे से टाइटली लिंक्ड होते हैं। ठीक है, तो ये को इवोल्यूशन इसी का पार्ट है। तो दो अलग अलग स्पेसीज पे अगर जाकर के इस तरह से इवोल्यूशन करा दिया तो उसकी वजह से जो नया कोई फ्लावरिंग प्लांट आया तो वह को इवोल्यूशन हो गया। ठीक, अब इसी में एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग। फर्स्ट वन में फिग एंड फिग वास। फिग का प्लांट होता है और फिग वास्प एक एनिमल है, यानी वो वास्प की जो फीमेल पार्ट होती है वह उस फ्लावर के नेक्टर को कैरी करती है और अपने एग को लेइंग करने के लिए सीड के डिस्पर्सन पार्ट का यूज करती है। ओके, तो चलिए देखते हैं। फीमेल वास्प यूजेज कहता है फीमेल वास्प uses the fig fruit as an oviposition egg laying ब्रैकेट में side and developing seed for developing seed for nourishing its larvae,
लार्वी। तो वो अपने लार्वी को ग्रोथ कराने के लिए उस फ्लावर, पहले तो फ्लावर पे जाएगी, एग लेई करेगी, एग लेइंग होगा तो उससे फिर लार्वी बनेंगे और तब तक फ्लावर से सीड होगा, जब तक सीड डिस्पर्स होंगे तब तक उसके जो है वो लार्वी ग्रोथ कर जाएंगे। तो उसी के लिए कहता है कि सीड फॉर नरिशिंग इट्स लार्वी। ओके, द वास्प पॉलिनेट द फिग, the wasp pollinate the fig, the wasp pollinate the fig inflorescence, while searching for inflorescence, while searching for suitable, while searching for suitable egg laying। हो गया, तो सर्चिंग फॉर सुटेबल एग लेइंग। तो एक हम लोगों ने देखा फिग एंड फिग वास्प, एनिमल और प्लांट के बीच का रिलेशन। दूसरा देखेंगे हम लोग ऑर्चिड एंड बी का। देखो ऑर्चिड प्लांट का जो फ्लावर होता है उस पे मेल बी जो होते हैं उसको लगता है कि द पेटल ऑफ ऑर्चिड फ्लावर, ऑर्चिड फ्लावर का जो पेटल्स होता है उसको ऐसा महसूस होता है मेल बी को कि वो फीमेल पार्ट है, और वो कॉपुलेशन के करने के लिए, स्यूडो कॉपुलेशन इसी को कहते हैं, स्यूडो कॉपुलेशन करने के लिए उस फ्लावर के पेटल पे जाता है और कोशिश करता है कॉपुलेशन, लेकिन वो तो पेटल्स हैं, जिसकी वजह से एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर वो भागता है और जिसकी वजह से क्या होते हैं, पॉलिनेशन होते हैं। तो इसी वजह से उस प्लांट को फायदा, और साथ ही साथ उस बी को क्या होते हैं, नेक्टर का पार्ट से न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है। चलिए सेकेंड जो है वो हम लोग देखेंगे, ऑर्चिड्स एंड बीज। ठीक है, सिर्फ बी। ठीक, अब इसमें देखिए क्या होता है, इसमें द मेल बी परसीव्स the male bee perceives it as female, and get dusted with pollen, pollen from flower during the process of pseudocopulation, during the process of pseudocopulation, when same bee pseudocopulate, with another flower, with another flower, it transfer pollen to
it transfer pollen to it and thus pollinate the flower. Pollinate and thus pollinate the flower. तो ये दूसरा एग्जांपल मिल गया हम लोगों को एनिमल का। ये अब आइए प्रोटोकॉपरेशन। तो सेकंड में म्यूचुअलिज्म कंप्लीट, उसके बाद में है प्रोटो कॉपरेशन। देखिए प्रोटो कॉपरेशन के बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे राइनोसोरस के ऊपर कुछ बर्ड आकर के कुछ खाने का काम करते हैं, लीच वगैरह को या इस तरह की चीज को, किसी दूसरे एनिमल्स को। उससे राइनोसोरस को क्या फायदा होता है, उस चीज से मुक्ति मिलती है और उसे डेंजरस जोन में जाने से बचाता है। और साथ ही साथ उस एनिमल को क्या फायदा मिला, बर्ड को, तो उसे न्यूट्रिशन मिला। कभी देखते होंगे क्रोकोडाइल अपना माउथ को ओपन करके बैठा रहता है और उसके अंदर कुछ बर्ड यानी क्रो वगैरह भी चला जाता है, उसके तीत में जो भी चीज होते हैं उसको खा के आ जाता है। उससे क्रोकोडाइल को क्या फायदा मिला, तो उस बचे हुए पार्ट जो डिकम्पोज होगा या उसको हार्म करेगा, उस चीज को खा के खत्म कर दिया, उसका तीत भी साफ हो गया और उस क्रो को या दूसरे एनिमल को क्या फायदा हुआ, न्यूट्रिशन मिल गया। तो दोनों को फायदा। लेकिन म्यूचुअलिज्म में भी दोनों को फायदा और इसमें भी दोनों को फायदा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? म्यूचुअलिज्म में हमने दिखाया था कि जैसे माइकोरिजा या लाइकेंस वो सेपरेटली अकेले इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर ये दोनों सेपरेटली या इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करते हैं, लेकिन जब अगर सामने मिले तो वो प्रोटो कॉपरेशन करके दोनों एक दूसरे का फायदा भी उठा लेते हैं। और ऐसा नहीं कि दोनों को सेपरेट कर दिया तो दोनों सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, सर्वाइव भी कर सकते हैं और सामने अगर मिले तो वो दोनों का एक दूसरे से फायदा भी पहुंचा सकते हैं। तो यही अंतर है प्रोटो कॉपरेशन में एंड म्यूचुअलिज्म में। चलिए इसको फटाफट हम लोग लिखते हैं। प्रोटो कॉपरेशन, तो इट इज एन एसोसिएशन बिटवीन, it is an association between individual of two species, individual of two species, each of which is benefited by the presence of the other, but can live equally, well without association. Some example of प्रोटो कॉपरेशन के कुछ एग्जाम्पल को देखिए। जैसे अभी हम लोग कह रहे थे ना, कहते हैं रेड बिल्ड ऑक्सपेकर एंड येलो बिल्ड ऑक्सपेकर, दोनों में से कोई भी सीट ऑन बैक ऑफ ब्लैक राइनोसेरस, and feed on the
feed on the teeth, the bird also warned the bird also warned the rhinoceros of approaching danger, approaching danger. Both partners are benefited. Both partner benefited and can live सेपरेटली। तो दोनों बेनिफिटेड भी हैं और दोनों सेपरेटली सरवाइव भी कर सकते हैं। तो यह एक एग्जांपल। सेकंड में देखिए, द क्रोकोडाइल बर्ड, ऐसे उसका नाम क्लोवर है, क्रो भी जाता है, इंटर द माउथ ऑफ ए क्रोकोडाइल, माउथ ऑफ ए enter the mouth of a crocodile to feed on the parasitic leeches, the bird gets food, and the crocodile free from blood sucking parasites। इसी का थर्ड एग्जांपल, आइए अब इसका थर्ड एग्जांपल देखते हैं हम लोग। थर्ड एग्जांपल हमारा कहता है, sea anemone attached to body of hermit crab to protect it from enemies, with its nematocyst,
नेमेटोसिस्ट। ओके, इन रिटर्न ये तो हर्मिट को फायदा होगा, एनीमोन को क्या फायदा होगा, तो उसी को लिख रहे हैं हम लोग। इन रिटर्न एनीमोन रिसीव पीसेस ऑफ फूड, रिटर्न एनीमोन receive piece of food, get rid of blood sucking parasite, piece of food drop by crab। तो इसलिए दोनों को फायदा मिल गया एक करके। अब आइए हम लोग देखते हैं कॉमेंसलिज्म के बारे में। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, कॉमेंसलिज्म। नेक्स्ट म्यूचुअलिज्म, प्रोटोकॉपरेशन और अमेंसलिज्म। ओके, सॉरी कॉमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म सबसे लास्ट है। तो नेक्स्ट है हमारा थर्ड में COMMENSALI, कॉमेंसलिज्म। देखिए कॉमेंसलिज्म में क्या है, it is interaction in which one species is interaction in which one species is benefited and other is neither harm nor benefited, neither harm nor benefited। The species which is benefited term commensal। तो जो बेनिफिटेड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो बेनिफिटेड है उसको कॉमेंसल, और दूसरा जो होता है उसको होस्ट। Another species is host and other species is host। तो दूसरे स्पीसीज को क्या कहते हैं हम लोग, होस्ट कहते हैं। इसमें भी हम लोग 4-5 एग्जांपल को 1 बाय 1 करके, जैसे उसमें हम लोग देख रहे थे उसी तरह से इसमें भी कुछ एग्जांपल को हम लोग 1 बाय 1 करके नोट करेंगे। 4-5 एग्जांपल इसमें भी हैं। चलिए तो इसमें कुछ एग्जांपल को हम लोग देखते हैं, जिसमें एक को क्या कह रहा है कि वन इज बेनिफिटिंग, एक को फायदा होगा दूसरे को ना फायदा ना नुकसान। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट को देखते हैं। एपीफाइट ऑर्चिड, एपीफाइट प्लांट यानी किसकी बात हो रही है, तो ऑर्चिड। ग्रोइंग ऑन अदर प्लांट, ऑर्चिड का प्लांट मैंगो के प्लांट के ऊपर ग्रो कर जाता है। इसमें मैंगो के प्लांट को कोई नुकसान नहीं है ना कोई फायदा है, लेकिन ऑर्चिड के प्लांट को फायदा क्या रहा है, उसे शेड मिल रहा है मैंगो के प्लांट से। तो शेल्टर मिला किससे, शेल्टर प्रोवाइडेड बाय मैंगो प्लांट, बट मैंगो प्लांट नॉर बेनिफिटेड एंड नॉर हार्म, उसे कुछ नहीं हो रहा है। तो यहां पर वही चीज है, एपीफाइट ऑर्चिड ग्रोइंग ऑन अदर प्लांट, growing on
other plants like mango, like mango, okay, get benefit in the form of, get benefit in the form of shelter, shelter, but host neither, but host neither drives any apparent benefit nor it get harm, nor it get harm, nor it get harm, okay. सेकंड में आइए, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। बर्नैकल ग्रो ऑन द बैक ऑफ वेल, barnacles grow on back of whale, whale मछली बड़ी वाली, benefit in the form of shelter, feed in the of shelter, whale remains unaffected, whale remains unaffected। तो whale को कोई इफेक्ट तो हो नहीं रहा, लेकिन इसको फायदा हो रहा है। थर्ड में देखिए, clownfish that live among, clownfish that live among sea anemone, among sea anemone get protection from, get protection from predator, protection from predator, which stay away from, which stay away from the stinging, away from the stinging tentacles of sea anemone, tentacles of sea anemone। तो ये थर्ड हो गए, तीन यहां पर देख लिए। तो क्लॉनफिश और सी एनीमोन के बीच में गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर, ठीक है। तो एक को क्या हुआ, किसी दूसरे प्रीडेटर से बचाने का काम किया है। और एक और दो देखते हैं हम लोग। हाँ ना, यहाँ तक हो गया है पॉइंट हमारा। बस दो पॉइंट और है हमारा, इसके बाद कंप्लीट होगा ये टॉपिक। फिर देखेंगे हम लोग, थर्ड हो गया था।
फोर्थ एग्जाम्पल इसका, फोर्थ एग्जाम्पल, कैटल इरिगेट्स forest close, cattle irrigate birds forest close to where forest close to where cattle are grazing, close to where cattle are grazing, because the cattle as they move grazing, because the cattle as they move stand up and flush out from vegetation, insect that otherwise might be difficult for the irrigate to find and catch, तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। तो जब कोई कैटल मूव करता है, ग्रेजिंग करते हैं, तो उस समय उसके ऊपर कुछ ये बर्ड्स आकर के बैठ जाते हैं। उसके वजह से क्या होते हैं, वो उस एनिमल के ऊपर बैठे बैठे देखते हैं कि उसको खाने के लिए कोई इंसेक्ट या कुछ है क्या। अब उसे नजदीकी बढ़ गया, ये कैटल है और कैटल के ऊपर ये बर्ड बैठा है, तो नजदीकी आसानी से दिखाई देगा। अगर उसे नीचे कोई जमीन में कोई कीड़े मकोड़े कुछ दिखाई देंगे, आसानी से आएगा, कैच करके लेके खा लेगा। इससे उस एनिमल को तो, ये ग्रेजिंग एनिमल को तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उस बर्ड को फायदा हो रहा है। तो इसी तरह से ये फोर्थ कॉमेंसलिज्म का ये एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ तक हमारा कॉमेंसलिज्म जो है वो पार्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। कॉमेंसलिज्म के बाद में हम लोग अब नेक्स्ट देखने वाले हैं कॉम्पिटिशन। हम लोगों ने म्यूचुअलिज्म दिखा, प्रोटोकॉपरेशन एंड कॉमेंसलिज्म, तब देखेंगे कॉम्पिटिशन, प्रीडेटर, पैरासिटिज्म और एमेंसालिज्म। बस यहाँ तक हमारा होगा तो टॉपिक, ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में इस पे कुछ एमसीक्यू के प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, ओके। तो चलिए ये पार्ट हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ है। इसके बाद अब हम लोग, ये कॉमेंसलिज्म हो गया, तो इसके बाद कंपटीशन और प्रीडेटर और पैरासिटिज्म और एमेंसालिज्म हम लोग नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।